हेलो एवरीवन, बेटा माई सेल्फ मनीष कौशिक एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लेक्चर 2। लेक्चर 1 में मैंने आपको चैप्टर का बेसिक सारा इंट्रोडक्शन दिया था। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद मैंने बताया था बैक्टीरियल डिजीजेस के एग्जाम्पल, वायरल डिजीजेस के एग्जाम्पल, फंगल डिजीजेस के एग्जाम्पल और हेलमिंथिक डिजीजेस के एग्जाम्पल, प्रोटोजोन डिजीजेस के एग्जाम्पल, ये सब मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ हमने बैक्टीरियल डिजीजेस में दो की डिटेल एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, टाइफाइड एंड निमोनिया। उन दोनों की डिटेल हमने एनसीईआरटी से पढ़ी थी। इज इट ओके? तो हमने ये लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था और मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर मींस आज लेक्चर 2 में मैं आपको कराऊंगा वायरल डिजीजेस इंक्लूडिंग एचआईवी एड्स। एचआईवी एड्स जो है बेटा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एचआईवी एड्स जो है वो एनसीईआरटी में बाद में मेंशन्ड है, लेकिन मैं आज वायरल डिजीजेस के साथ साथ एचआईवी एड्स की लाइफ साइकिल आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इज इट ओके? तो हम स्टार्ट करते हैं वायरल डिजीजेस। तो वायरल डिजीजेस में पहले बेटा वायरल डिजीजेस के एग्जाम्पल रिकॉल कर लेते हैं। अब वायरल डिजीजेस के एग्जाम्पल अगर हम रिकॉल करें तो एक हो गया एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बाद आ गया हमारा एचआईवी एड्स। एचआईवी एड्स के बाद वायरल डिजीजेस में रेबीज, पोलियो, इसके अलावा डेंगू, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, इसके अलावा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के अलावा जेनाइटल वॉर्ट्स, जेनाइटल हर्पीस एक्सेट्रा। तो ये सब डिजीजेस हैं विच आर कॉज बाय वायरसेस। ठीक है, क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ वायरल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए आपको ये सारे एग्जांपल वायरल डिजीजेस के पता होने चाहिए। इज इट ओके? तो ये है वायरल डिजीजेस। अब वायरल डिजीजेस के बाद हमें जो डिटेल स्टार्ट करनी है, सबसे पहले कॉमन कोल्ड। अब जो हमें डिटेल स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट करनी है बेटा जी कॉमन कोल्ड की। तो कॉमन कोल्ड की डिटेल हमें पढ़नी है। अब आप बेसिक समझना। तो बेटा कॉमन कोल्ड इज अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस राइनोवायरस। राइनोवायरस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं जो कॉमन कोल्ड करते हैं। कॉमन कोल्ड जो होता है इसमें लंग्स कभी भी अफेक्ट नहीं होते। राइनोवायरस जो है वो मेनली थ्रोट को अफेक्ट करते हैं, नेजल पैसेज को। सिम्टम्स रनिंग नोज, डिजीनेस, हेडेक, फीवर, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील होना, थकान रहती है, इरिटेटेड रहते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड में। तो ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। कॉमन कोल्ड फैलता कैसे है? ये एयरबॉर्न डिजीज है। मुझे कोल्ड है, मैंने खांस दिया, छींक दिया, बिना हैंकी यूज किए, मैंने बिना कवर किए, तो अब वो जो एरोसोल्स है, जो एयर पार्टिकल्स हैं, वो किसी ने इनहेल कर लिए तो उसे भी हो जाएगा। इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी कॉमन कोल्ड फैलता है। लाइक मुझे कोल्ड है, मैंने खांसा, छींका और फिर बुक पे वो ड्रॉपलेट्स गए, बुक मैंने रख दी, किसी और ने उस बुक को यूज किया और फिर बिना हाथ धोए खाना खा लिया, तो वो ड्रॉपलेट्स कहीं ना कहीं वो वायरस उसकी बॉडी में जा सकता है। तो ऐसे भी कॉमन कोल्ड फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 7 डेज। जनरली कॉमन कोल्ड 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। आप दवाई नहीं भी लोगे तो भी हमारा इम्यून सिस्टम उसे 3 से 7 दिन में ठीक कर देता है। इज इट ओके? अब कॉमन कोल्ड जो है वो जनरली ठंडे खाने पीने से भी फैलता है। मेनली राइनोवायरस से होता है। ठंडा खाना पीना,
ये सब इसके चांसेस को बढ़ा देते हैं। इज इट ओके? तो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन कोल्ड। हम एनसीईआरटी से कॉमन कोल्ड एक बार पढ़ लेते हैं। तो common cold, many viruses also cause diseases in human beings. Rhinovirus represent one such group of viruses which cause one of the most infectious human ailment, that is common cold. आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जैसे common cold ना हुआ। बहुत infectious है, बहुत common बीमारी है common cold, ठीक है। They infect the nose and respiratory passage but not the lungs. कॉमन कोल्ड में कभी भी लंग्स इन्फेक्ट नहीं होते। लाइक निमोनिया में एल्वियोलाई ऑफ लंग्स इन्फेक्ट होते हैं, कॉमन कोल्ड में एल्वियोलाई लंग्स इन्फेक्ट नहीं होते। इज कैरेक्टराइज बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नाक बंद होना, लगातार नाक बहना। सोर थ्रोट, होर्सनेस, कफ, हेडेक, गले में खराश, गला खराब होना, खांसी होना, सर दर्द होना, थकान रहना, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। लगभग कॉमन कोल्ड का ड्यूरेशन ही इतना होता है। Droplets resulting from cough or sneeze of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, books, cups, doorknobs, computer, keyboard or mouse, etc. and cause infection in a healthy person. This is all about common cold. बहुत सिंपल सी बात है common cold. I hope सबको common cold क्लियर हो गया होगा। और अब हम अपनी नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं, that is HIV AIDS. Important, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। मलेरिया है ये, अभी ये भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम HIV एड्स फिनिश करेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके तो हम अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट वायरल डिजीज दैट इज HIV एड्स। सबसे पहले एड्स को समझेंगे। एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब है एड्स जो है वो हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बाय बर्थ, जो जाइगोट से हो जाए, मींस पेरेंट से हमें मिले, बाय बर्थ मिले, जेनेटिकली मिले, ऐसा नहीं होता। एड्स जेनेटिकली नहीं हो सकती। एड्स इज एक्वायर्ड डिजीज। इम्यूनोडेफिशिएंसी, एड्स में इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा वीक हो जाता है, इतना ज्यादा कि छोटे मोटे बैक्टीरिया, वायरसेस जिनकी कोई औकात नहीं होती हमें बीमार करने की, एड्स पेशेंट को वो भी कंटिन्यूस बीमार करते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। लास्ट वर्ड है सिंड्रोम। सिंड्रोम इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जब बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ दिखें, दैट इज सिंड्रोम। तो एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब एक्वायर्ड किया गया है जिसमें इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और सिंड्रोम मींस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ दिखेंगे। एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस जो है ये बिलोंग करता है एक स्पेशल ग्रुप से, दैट इज रेट्रोवायरस। वायरस का एक ग्रुप होता है रेट्रोवायरस, HIV उससे बिलोंग करता है। रेट्रोवायरस की बेटा खासियत होती है, रेट्रोवायरस की बेटा खासियत होती है इसके पास होता है RNA और एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रेट्रो का मतलब उल्टा, रेट्रो का मतलब क्या है? रेट्रो मींस रिवर्स, उल्टा। तो रेट्रोवायरसेस के पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, जिसकी हेल्प से ये अपने RNA को ह्यूमन बॉडी के अंदर DNA में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, रेट्रोवायरसेस के पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, जिसकी वजह से ये अपने RNA को ह्यूमन बॉडी के अंदर DNA में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर ये हमें अटैक करते हैं। इज इट ओके? तो HIV बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरसेस
हैविंग अ स्पेशल एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, हमारे पास भी होता है, वैसे हमारे पास नहीं होता, हमारे पास ट्रांसक्रिप्टेज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिससे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। इज इट ओके? तो दिस इज स्पेशल अबाउट रेट्रोवायरसेस। अब हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस मींस डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. A congenital means by birth. अब यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन आती है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। कोई बच्चा पैदा हुआ, क्या उसे एड्स हो सकता है? हाँ, बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू, मदर मिल्क के थ्रू एड्स हो जाता है। मतलब जब बच्चा मदर के यूट्रस में था, जब उसे एड्स का वायरस, HIV वायरस मिल सकता है। दूसरा, बच्चे को जो एड्स है वो मदर मिल्क के थ्रू भी मिल सकता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? इट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज। कॉन्जेनाइटल का मतलब बाय बर्थ ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं एड्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बाय बर्थ जाइगोट से मिल जाए, मतलब पेरेंट्स से बच्चे को मिल जाए थ्रू जीन्स। एड्स ऐसी बीमारी नहीं है। इज इट ओके? Syndrome means a group of symptoms. AIDS was reported in 1981 in California, USA. तो एड्स सबसे पहले 1981 में डिटेक्ट हुआ था, और उसके बाद पिछले 25-35 सालों में बहुत तेजी से फैला है। ये पिछले 40 सालों में बहुत ज़्यादा तेजी से फैला है ऑल ओवर द वर्ल्ड। And in the last 25 years or so, it has spread all over the world, killing more than 25 million persons. तो 25 मिलियन पर्सन से ज़्यादा की बहुत पुराना डाटा, अब तो बहुत बढ़ चुका है। अब एड्स एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एड्स, हाँ, दवाइयाँ हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, जिससे थोड़ी मौत को टाला जा सकता है थोड़े टाइम के लिए। ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर नहीं है। तो इसके लिए लाइन आती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक पॉडकास्ट की तरह बस सुनते रहो, समझ आएगा बढ़िया, और फिर एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी में साथ साथ पढ़ाई रहा हूँ। इसके लिए लाइन आती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब है एड्स भैया एक्वायर्ड डिजीज है। अब एक्वायर्ड है तो जाहिर सी बात है, अगर हमने ऐसे बचाव किए कि ये मिले ही ना, हो ना, तो बस ठीक है, बचे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्योंकि एक बार हो जाए फिर तो मृत्यु अटल है, होगी ही होगी। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं हम। AIDS is caused by human immunodeficiency virus, a member of a group of virus called retrovirus which have an envelope enclosing the RNA genome. यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे हम सब कि HIV जो वायरस है, इसके पास RNA होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। RNA जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2 मॉलिक्यूल होते हैं। यस और नो? RNA जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और कितने मॉलिक्यूल होते हैं RNA के? 2 मॉलिक्यूल। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, क्योंकि एड्स जो है वो जनरली बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। तो सीमेन, वेजाइनल डिस्चार्ज, इन सब के थ्रू एड्स फैल सकता है। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया जाए तो एड्स हो सकता है। ओके, अब पॉइंट ये क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि सर मेल से फीमेल को एड्स हो जाएगा, क्योंकि मेल बॉडी में से तो सीमेन रिलीज हो रहा है, फीमेल बॉडी में जा रहा है, तो फीमेल बॉडी को एड्स हो जाएगा। लेकिन फीमेल बॉडी, अगर फीमेल को एड्स है तो फीमेल से मेल को कैसे होगा? फीमेल से तो कुछ मेल बॉडी में जा ही नहीं रहा, कोई फ्लूइड जाता ही नहीं है। आंसर है बेटा, जब मेल और अगर फीमेल को एड्स है और सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है तो कई बार फोर्स स्किन रप्चर भी हो जाती है, वरना जो ग्लैंड्स पेनिस की स्किन है वो बहुत डेलिकेट होती है, वहाँ पे माइनर से कट से भी थोड़ा बहुत HIV वायरस ट्रांसमिट हो जाता है मेल बॉडी में। इज इट ओके? हाँ, ये बात सही है कि मेल को एड्स है तो फीमेल में ट्रांसमिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू फीमेल को एड्स है तो मेल में ट्रांसमिट होने के। इज इट ओके? प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्डम्स, बेस्ट मेथड। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, अगर हमने किसी एड्स वाले पेशेंट का ब्लड हेल्दी पर्सन को डोनेट कर दिया बिना चेकअप किए तो भी एड्स फैल जाएगा। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स, जो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, जो ड्रग्स से इंजेक्शंस लेते हैं और इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं HIV होने के। क्योंकि यार जब
बंदा 20 की उम्र में 18 की उम्र में ड्रग्स लेगा तो जाहिर सी बात है 4 दोस्त मिलके सेम इंजेक्शन से ड्रग लेंगे। भाई जब इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी ड्रग्स लेने की बेवकूफ़ी कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है इतना दिमाग तो चला नहीं रहे होंगे कि सब अलग अलग इंजेक्शन से लें, तो सब सेम इंजेक्शन से ड्रग्स ले रहे हैं। अब किसी एक को भी गलती से HIV है तो वो चारों को हो गया, पांचों को हो गया जिसने उस इंजेक्शन को यूज किया। ओके, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू भी मदर से बच्चे को हो सकता है। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, drug addicts who take drug intravenously, individual who require repeated blood transfusion, and children born to an HIV infected mother. Do you know when do people need repeated blood transfusion? ये क्वेश्चन है, लोगों को मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत क्यों होती है? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, ये हम बॉडी फ्लूइड्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से आंसर ढूंढिएगा, मुझे बताइएगा। नहीं पता चले तो मुझसे डाउट पूछिएगा, मैं बताऊंगा आपको। ओके, अब हम पढ़ते हैं HIV की साइकिल, सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल है ये। तो अब ये साइकिल बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी, तो आप कहानी बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, अब मैं अलग साइकिल बनाऊं आपको कंफ्यूज करूं वो सब नहीं करूंगा मैं। एनसीईआरटी की साइकिल से, एनसीईआरटी के डायग्राम से ही समझाऊंगा, बस आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इतना ही आपको करना है। 1000% आप ध्यान से समझो, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है बेटा रेट्रोवायरस। अब वायरस जो होता है, वायरस का अगर बेसिक आपको याद हो 12th क्लास 11th क्लास का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वायरस के पास एक प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड बोलते हैं, और वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल, यहां पे जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA। तो ये है एक रेट्रोवायरस जिसका ये आउटर है प्रोटीन कोट और ये अंदर है वायरस का जेनेटिक मटेरियल, दैट इज RNA। यस और नो? अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो HIV का वायरस है, ये HIV का वायरस मेरी मतलब किसी की भी बॉडी में आए, थ्रू बॉडी फ्लूइड्स आएगा। ये किसी की बॉडी में गया तो ये ब्लड के थ्रू सबसे पहले जाएगा मैक्रोफेजेस में। कहाँ जाएगा? मैक्रोफेजेस में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लो। मैं ऐसे समझा देता हूं, ये जो सेल है ये मैक्रोफेजेस ही मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले जाएगा मैक्रोफेजेस में। अब मैक्रोफेजेस का जो सेल है, HIV का जो वायरस है वो मैक्रोफेजेस सेल पे अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं CD4, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो HIV का जो वायरस है वो मैक्रोफेजेस पे अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर। जैसे ही अटैच होगा, फिर HIV का वायरस, अब हम मॉलिक्यूलर बेसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन कोड तो कभी अंदर जाता ही नहीं, अंदर क्या जाता है? जेनेटिक मटेरियल। तो जैसे ही अटैच होगा तो HIV का जो वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल दैट इज RNA, कितने मॉलिक्यूल होते हैं? RNA के 2, वो मॉलिक्यूल अंदर चले जाएंगे और साथ साथ चला जाएगा एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या चला जाएगा? एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? HIV का वायरस बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू बॉडी में आया, उसने पूरी बॉडी में घूमा और मैक्रोफेजेस को ढूंढ के उससे अटैच हो गया विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर। जैसे ही वो विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर अटैच हुआ तो उसने प्रोटीन कोट्स भारी रहेगा और RNA के मॉलिक्यूल्स मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर कर जाएंगे, साथ साथ एंजाइम एंटर कर जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जैसे ही RNA अंदर आया और आ गया साथ साथ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से RNA जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा DNA में। यस और नो? क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिवर्स करना। तो RNA जो है वो DNA में कन्वर्ट हो गया। अब ये बन गया आपका DNA, और ये जो DNA ये HIV का DNA है। अब ये HIV का DNA जो है वो हमारे न्यूक्लियस में जाएगा और हमारे DNA से इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। ये हमारा DNA था, यहीं पे आके ये कहीं यहाँ पे जुड़ जाएगा। वायरस इसकी तो खासियत होती है, वो हमारी
सेल की डिवीजन मशीनरी को यूज करके रेप्लिकेट करते हैं, वो हमारे सेल्स का यूज करते हैं रेप्लिकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये आया और इसने हमारे सेल से रेप्लिकेट करना स्टार्ट किया। अब ये जो आया था आरएनए, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से डीएनए में कन्वर्ट हुआ और वो डीएनए जो है वो हमारे सेल के डीएनए से जाके जुड़ गया। अब जब जब हमारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन मतलब इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इससे आरएनए बनेगा, यस और नो? भाई हमारा डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अब इस ट्रांसक्रिप्शन, जब इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वायरस वाला डीएनए जो है उसका भी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, यस और नो? वायरस वाले डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वायरल आरएनए बन जाएगा। जो आरएनए आया था वही आरएनए और बन गया। जैसे ये आरएनए बना, अब इस आरएनए को इसके चारों तरफ प्रोटीन कोटिंग लग जाएगी। प्रोटीन कोटिंग लगाने का काम होता है गोल्गी और आरईआर का। गोल्गी का पैकेजिंग मेनली काम गोल्गी का होता है। तो जो आरएनए बना उसके चारों तरफ प्रोटीन कोटिंग लगा दी, किसने? गोल्गी बॉडी ने। अब ये प्रोटीन कोट लग के ये एचआईवी का वायरस मैक्रोफेजेस से बाहर निकल गया। पॉइंट इज, आया था एक एचआईवी का वायरस, उस एक एचआईवी का वायरस जो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू बॉडी में एंटर किया, वो पूरी बॉडी में घूमा, मैक्रोफेजेस को ढूंढा, मैक्रोफेजेस पे अटैच हुआ, मैक्रोफेजेस के अंदर उसने अपना आरएनए भेजा, आरएनए कन्वर्ट हुआ डीएनए में, डीएनए जब बना तो डीएनए इनकॉर्पोरेट हो गया, डीएनए जो था वो इनकॉर्पोरेट हो गया हमारे डीएनए में, न्यूक्लियस के डीएनए में। फिर हमारा डीएनए जब रेप्लिकेट, ट्रांसक्रिप्ट कर रहा था, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था तो आरएनए बन रहा था। जब ही वायरस का डीएनए भी ट्रांसक्रिप्शन करा और आरएनए बन गया, उस आरएनए के चारों तरफ प्रोटीन कोटिंग हुई विद द हेल्प ऑफ गोल्गी और वो अब बाहर निकलने लग गए। मतलब मैक्रोफेजेस ने बेसिकली क्या किया? मैक्रोफेजेस ने एचआईवी का नंबर बढ़ाया। That's why macrophages are also called as HIV factories. That's why macrophages are also called as HIV factories. तो macrophages ने HIV का नंबर बढ़ाया। ये HIV का नंबर बढ़ता रहेगा। अब यहाँ से ये जो वायरसेस हैं ये जाएंगे टी हेल्पर सेल में। टी हेल्पर सेल में भी एग्जैक्टली कहानी रिपीट होंगी और वहां भी इनका नंबर बढ़ेगा। टी हेल्पर सेल में भी एग्जैक्टली कहानी रिपीट होगी, यही सब प्रोसेस रिपीट होगा और वहां भी इनका नंबर बढ़ेगा। तो ओवरऑल ह्यूमन बॉडी में एचआईवी का नंबर अभी बढ़ रहा है, लेकिन अटैक नहीं कर रहा एचआईवी। एचआईवी का नंबर बढ़ रहा है, मैक्रोफेजेस, मेनली मैक्रोफेजेस नंबर बढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत टी हेल्पर सेल भी बढ़ा रहे हैं। मैक्रोफेजेस आर आल्सो कॉल्ड एज एचआईवी फैक्ट्रीज। अब एचआईवी का नंबर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, बहुत बढ़ गया। एक दिन अचानक से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, कभी भी एक दिन अचानक से एचआईवी ने टी हेल्पर सेल पे अटैक करना शुरू कर दिया। एचआईवी ने जैसे ही टी हेल्पर सेल पे अटैक करना शुरू, इसका आज तक हम रीजन खोज नहीं पाए हैं, डिस्कवर नहीं कर पाए कि अचानक से क्या होता है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद कभी भी एचआईवी जिन टी हेल्पर सेल से अपना नंबर बढ़ा रहे थे वो टी हेल्पर सेल पे ही अटैक करना शुरू कर देता है। इसकी एग्जैक्टली डिस्कवरी नहीं हो पाई है। तो एचआईवी के जो सेल्स हैं वो टी हेल्पर सेल पे अटैक करना शुरू करते हैं। जैसे ही टी हेल्पर सेल पे अटैक होता है तो टी हेल्पर सेल का काम होता है बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करना इन फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर एंटीबॉडीज। अब टी हेल्पर सेल पे अटैक होता है तो टी हेल्पर सेल मरना शुरू होता है। धीरे धीरे बॉडी के टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे, टी हेल्पर सेल का काउंट कम हो जाएगा। टी हेल्पर सेल्स का काउंट जैसे जैसे कम होता रहेगा बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन होता रहेगा। धीरे धीरे बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि हमारी बॉडी नॉर्मल बैक्टीरियाज, नॉर्मल वायरसेस, नॉर्मल पैथोजन जिन्हें इजीली बीट कर देती थी, इजीली मार देती थी, हमारी बॉडी उन्हें भी नहीं मार पाएगी और वो पैथोजन्स भी हमें बार बार बीमार करते रहेंगे। जब हम बार बार बीमार होते रहेंगे, कितना ट्रीटमेंट कराएंगे, कितनी दवाइयाँ खाएंगे, अल्टीमेटली एक लेवल आएगा जहाँ डेथ हो जाएगी। दैट इज ऑल अबाउट एचआईवी। अब एचआईवी का टेस्ट जो होता है, टेस्ट के लिए होता है एलाइसा। एलाइसा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है। ये एक टेस्ट होता है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडीज का इंट्रैक्शन कराया जाता है इन दी हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब। इससे हमें एलाइसा टेस्ट से हम एचआईवी डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी को एचआईवी है या नहीं है। ट्रीटमेंट में हम देते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं हम, लाइक कुछ ड्रग्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है 11th क्लास के बायोमोलिक्यूल में, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, विच आर यूज्ड टू ट्रीट
ब्लड कैंसर। तो ये ड्रग्स हैं जो एंटी रेट्रोवायरल है, जिससे हम एड्स को, सॉरी मैंने कैंसर के ड्रग्स बता दिए, माफ़ी चाहता हूँ। एंड विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन हटा देना, सॉरी मैंने ब्लड कैंसर भी मिक्स कर दिया, माय बैड। तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं लाइक AZT, एजिडोथाइमिडीन, जो कि रेट्रोवायरस के डिवीजन प्रॉपर्टी को रोकते हैं, जिससे हम एड्स को रोक सकते हैं। प्रिवेंट मतलब रोक सकते हैं, रोकने का मतलब है कि हम मृत्यु को थोड़ा डिले कर सकते हैं, डेथ को टोटली क्योर नहीं कर सकते हैं। इज इट ओके? तो बहुत सारी आजकल एजेंसीज हैं, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ये सब बहुत इंफॉर्मेशन बांट रही है कि भैया HIV ऐसे होता है, ये सब मत करो, ध्यान से रहो, अपना ध्यान रखो। HIV बिकॉज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो गलती से हो जाए। HIV इज ऑल अबाउट हमारी हरकतें, ठीक है? तो ये ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करता है, HIV होगा, गलती से तो बहुत रेयर होता है HIV। इज इट ओके? तो हमने ये HIV की कहानी खत्म की है। अगर हम इसे पढ़ें तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV AIDS is not spread by mere touch or physical contact, it spreads only through body fluids. It is hence imperative for the physical and psychological well-being that the HIV AIDS infected person are not isolated from family and society. किसी को एड्स हो तो हम उसे ऐसे ट्रीट ना करें कि भाई तुझे एड्स है, तू अलग बैठ, क्योंकि HIV इज नॉट समथिंग कि हाथ में लाने से, गले मिलने से HIV होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए हम उसे अगर ऐसे सेपरेट करेंगे सोसाइटी से तो फिर तो और ज़्यादा चांसेस है कि उसकी डेथ बहुत जल्दी होगी। ओके, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम, दैट इज यूजुअली 5 to 10 years or can be few months. After getting into the body of the person, the virus enters into macrophages where RNA genome of the virus replicates to form viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase. This viral DNA gets incorporated into host cell DNA and direct the infected cell to produce virus particle. इस रीजन की वजह से ही हम मैक्रोफेजेस को HIV फैक्ट्रीज बोलते हैं। Is it okay? The macrophages continue to produce virus and in this act like HIV factories. Simultaneously HIV enter into helper T lymphocytes. तो साथ साथ ये helper T lymphocytes में जाते हैं और वहाँ पे भी डिवाइड करते रहते हैं। And produce progeny viruses. The progeny virus is released in the blood attack other helper T lymphocytes और this is repeated leading to progressive decrease in the number of helper T lymphocytes, जिसकी वजह से बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, bouts of fever, diarrhea, weight loss. Due to decrease in the number of helper T lymphocytes, the person starts suffering from infections जो जनरली ठीक हो जाते हैं, ठीक है? लाइक माइकोबैक्टीरियम वायरस संजाई जो जनरली हमें बीमार नहीं करते, वो भी फिर बीमार करने लगते हैं। टेस्टेस, एलाइसा, ये मैंने बता दिया, सब मैंने बता दिया, बस आपको रीड करना है। इसके अलावा प्रिवेंशन, as AIDS has no cure, prevention is the best option. कई एंटी रेट्रोवायरल के बारे में ये लिखा, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट डेथ इज इनएविटेबल, ठीक है? नाको, NGO ये सब है, तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इट्स ऑल अबाउट एड्स, आपको एक बार बस अच्छे से रीड करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन डिजीज में दो आएंगी, अमीबिक डाइसेंट्री और मलेरिया, दोनों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की डिजीजेस खत्म करेंगे, फिर एक लेक्चर में मैं कैंसर एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी 3 लेक्चर तो ऐसे होंगे जिनमें मैं डिजीजेस ओवर करूंगा, फिर हम इम्यून सिस्टम स्टार्ट करेंगे, उसकी डिटेल पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगेन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।